हेलो एंड वेलकम टू अद्वित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 6 करने जा रहे हैं। ये है पोएट एंड पैनकेक्स और इसके ऑथर है भाई अशोकमित्रन। सो इसमें हम अशोकमित्रन जो है उन्होंने एक तमिल पोएट हैं, राइटर हैं और इन्होंने एक बुक लिखा था हिज माई ईयर्स विथ बॉस और उसी बुक का ये एक्सट्रैक्ट है पोएट्स एंड पैनकेक। और ये बेसिकली उनका ऑटोबायोग्राफी है जिसमें कि उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया एट जेमिनी स्टूडियो जो कि चेन्नई में है, मद्रास में है, उसमें उसमें उसका वो अपना एक्सपीरियंस जो ऑब्जर्व किया वहाँ पे अलग अलग लोग जो वहाँ काम करते थे उसके बारे में उन्होंने इस बुक में लिखा है। और उसी बुक का एक एक्सट्रैक्ट है पोएट्स एंड पैनकेक जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। और ये जेमिनी स्टूडियो जो है एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और प्रेस्टिजियस इम्पोर्टेंट स्टूडियो हुआ करता था। आपको पता है कि पहले फिल्म जो बनाए जाते थे वो ज़्यादातर स्टूडियो में बनाए जाते थे, आउटडोर शूटिंग नहीं हुआ करता था, इसलिए स्टूडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। और ऑथर जो है इस स्टूडियो में बहुत सालों तक काम किए, लेकिन वो बोलते हैं कि हमारा काम जो है उतना सिग्निफिकेंट नहीं था, इनसिग्निफिकेंट वर्क था। क्यों? क्योंकि इनका काम था पेपर क्लिपिंग को, न्यूज़पेपर क्लिपिंग को कट करना और उसको स्टोर करना फाइल में, अलग अलग एस्पेक्ट्स के, अलग अलग ग्राउंड, अलग अलग तरह के क्लिपिंग को काट के अलग अलग तरह से उसको फाइल में सजा के रखना, यही उनका काम था। बट वाज मोस्ट वेल इन्फॉर्म। लेकिन ये जो अशोका मित्रन थे जो कि जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थे, बहुत ही इन्फॉर्म थे, मेंबर थे, ऑलवेज ह्यूमरस थे, दूसरों को ऑब्जर्व करते थे और उसी चीज को उन्होंने इसमें लिखा है। सो ठीक है। शूटिंग इन स्टूडियो सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट था उस समय? क्योंकि आपको पता है कि पैनकेक्स, अब एक चीज हम समझते हैं यहाँ पे। अब हमने हमने देख लिया इंट्रोडक्शन अशोकामित्रन के बारे में और उन्होंने ये जो पोएट एंड पैनकेक लिखा है। अब हम मूव करते हैं आगे। सो पैनकेक है था क्या एक्चुअली? सो ये एक्चुअली पर्टिकुलर ब्रांड का मेकअप था जो कि ट्रक लोड भर के आया करता था स्टूडियो में और लोगों को पे अप्लाई किया जाता था, शायद उनको सुंदर बनाने के लिए या उनको उस कैरेक्टर में फिट करने के लिए। तो उस स्टूडियो में मेकअप डिपार्टमेंट था। सो मेकअप रूम और लुक लाइक ए सैलून, हेयर कटिंग सैलून था वो। और उसमें चारों तरफ से लाइट लगा हुआ था, ऑलमोस्ट 6 लाइट हुआ करते थे वहाँ पे। और इतना ही नहीं, इन कैंडिसेंट लाइट था जो कि बहुत ही ज़्यादा हीट एमिट करता था। और लाइफ जो था रूम में कंफर्टेबल नहीं था क्योंकि एक्टर एंड एक्ट्रेस बहुत ज़्यादा हीट फेस करना पड़ता था उस कमरे में, इसकी वजह से। दूसरा चाहे कि मेकअप रूम जो था एक तरह से ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन शो करता है। मतलब क्या होता है नेशनल इंटीग्रेशन? एक यूनिटी शो करता है। जैसे कि वहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के लोग थे, अलग अलग जगह के लोग थे। कुछ बंगाली थे वहाँ पे, कुछ महाराष्ट्रियन थे, कुछ कर्नाटका के थे, आंध्रा मद्रास के। तो इस तरह से क्योंकि वो जगह एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे कि डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से लोग रहते थे। सो दैट सिंबलाइज नेशनल इंटीग्रेशन ऑल्सो। ठीक है। सो नेक्स्ट अशोका मित्रन से दैट मेकअप डिपार्टमेंट कैन टर्न पीपल अगली इन, और वो बोलते हैं कि मेकअप डिपार्टमेंट इतना एफिशिएंट था कि किसी भी एक नॉर्मल इंसान को अगली क्रिएचर में कन्वर्ट कर सकता था। यहाँ पे वो एक्चुअली बेसिकली टॉन्टिंग वे में बोल रहे हैं उसको कि ठीक है। और दूसरी बात है कि ये मेकअप डिपार्टमेंट जो था बहुत स्ट्रिक्ट हायरार्की मेंटेन करता था। मतलब क्या होता है कि चीफ मेकअप मैन थे वहाँ पे, सीनियर असिस्टेंट थे, जूनियर असिस्टेंट थे, ऑफिस बॉय थे, और इनका अपना अपना काम था। जो चीफ मेकअप मैन जो था वो चीफ एक्टर एक्ट्रेस को मेकअप करता था, सीनियर असिस्टेंट जो था सेकंड हीरो हीरोइन को करता था, जूनियर असिस्टेंट जो था कॉमेडियन, और ऑफिस बॉय जो था ऑफिस बॉय क्राउड को मेकअप करता था। ठीक है। सो ऑफिस बॉय, एक्चुअली ऑफिस बॉय कोई लड़का नहीं था, अर्ली 40s में था वो, ग्रोन अप मैन था। और उसने स्टूडियो में ये सोच के एंटर किया था कि वो पोएट के, एज ए पोएट बनने के लिए या स्टार एक्टर बनने के लिए, टॉप स्क्रीन राइटर बनना चाहता था, डायरेक्टर बनना चाहता था, लिरिसिस्ट बनना चाहता था, लेकिन ये सब कुछ वो बन नहीं पाया और एंड अप बिकमिंग ऑफिस बॉय, जिसका उतना ज़्यादा इन सिग्निफिकेंट रोल नहीं था इसमें। सो ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, और एक कैरेक्टर है यहाँ पे, कोठा मंगलम शिबू। जो ये जो थे एक इनफैक्ट क्लर्क थे वहाँ पे,
हाँ, सो ये मल्टी टैलेंटेड थे। मल्टी टैलेंटेड मतलब कि बहुत सारे टैलेंट था इनके अंदर। जो भी स्टेज पे अगर कुछ हो रहा था फिल्म मेकिंग, जब ये स्टेज पे होते थे तो फिल्म बनाना आसान हो जाता था, क्योंकि ये गाइड करते थे डायरेक्टर को, एक्टर को, एक्ट्रेसेस को। और अगर मान लो कि उनके सामने कोई एक्टर अच्छे से काम कर नहीं पाया, परफॉर्म नहीं कर पाया था, तो वो आते थे और करीब करीब 10-15 तरीके बताते थे जिसके थ्रू उस पर्टिकुलर एक्ट को परफॉर्म किया जा सकता है। सो बेसिकली ये वहाँ के क्लर्क थे जेमिनी स्टूडियो में। और एवरीबडी लाइक हिम, क्योंकि इनका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा था, सबको हेल्प करते थे। लेकिन ऐसे कुछ लोग थे जो इनको हेट भी करते थे, डिसलाइक भी करते थे। उसमें अपना ऑफिस बॉय जो था, क्योंकि उसको लगता था उसका जो ज़िंदगी बर्बाद हो गया है वो इसी इनकी वजह से हुआ है। सो और इनफैक्ट वो ग्रेट पोएट भी थे। उस उन्होंने लिटरेरी अचीवमेंट उनका बहुत ज़्यादा था, और ही वॉज ए ग्रेट एक्टर ऑल्सो। ठीक है। अब आता है, वहाँ पे एक लॉयर हुआ करता था जिसका, जो कि एक्चुअली स्टोरी डिपार्टमेंट में एक लॉयर था। दो ही वॉज लीगल एडवाइजर, बट पीपल कॉल्ड हिम इलीगल एडवाइजर। क्यों? क्योंकि वो हमेशा गलत एडवाइस दिया करता था, गलत तरीके से लोगों को समझाया करता था। एक बार ऐसा क्या हुआ कि एक एक्ट्रेस थी जो कि डायरेक्टर के साथ आई मीन शाउट कर रही थी, उससे कुछ दोनों का सहमति नहीं हो रहा था। तो उस समय जो जो डायरेक्टर चाहता था वो एक्टर नहीं कर पा रही थी, एक्ट्रेस नहीं कर पा रही थी, तो दोनों के बीच में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो गया था। और इसने, जो अपना लॉयर है, उसने कैमरा को उस तरफ कर दिया और सारा कुछ रिकॉर्ड कर दिया। और फाइनली जब उसने दिखाया उस एक्ट्रेस को, तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, और उसने डिसाइड किया कि उसे फिल्म करना ही नहीं है, उसे एक्टर बनना ही नहीं है। तो इस तरह से लॉयर ने बहुत सारे लोगों का एक्टिंग कैरियर को ख़राब कर दिया है। सो अब देखते तो ये हमारा अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग जो था वहाँ पे लोग थे, उनके बारे में बताया हुआ है। लेकिन ये जेमिनी स्टूडियो जो था, अपने आप को एसोसिएट करता है वर्ल्ड से भी। वर्ल्ड में जो भी कुछ हो रहा होता है उससे हम देखते हैं क्या दो इंसिडेंट है जिसकी वजह से जेमिनी स्टूडियो था अपने आप को एसोसिएट कर रहा है वर्ल्ड से। सो उस समय, ये उस समय की बात है, 1940s की बात है। 1940, जबकि कम्युनिज्म जो होता है, एक आइडियोलॉजी था जो कि स्प्रेड हो रहा था। इनफैक्ट ये रशिया से शुरू हुआ था, और धीरे धीरे वर्ल्ड में फैलने लगा था। सो इसका मेन जो आइडिया है कि रिसोर्सेज शुड बी कंट्रोल्ड बाय सोसाइटी एंड स्टेट। सो हर चीज़ स्टेट कंट्रोल करे, सोसाइटी कंट्रोल करे, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, प्राइवेट इंडिविजुअल का कोई रोल ना हो। और दूसरी बात है कि इससे इससे सबको जस्टिस मिल सकता है, इससे इक्वालिटी मिल सकता है, और गरीबी भी हट सकता है। ऐसा ये आइडियोलॉजी मानता था, और इनफैक्ट कुछ हद तक सही भी था। मेनी पीपल वर अगेंस्ट दिस आइडियोलॉजी। ऐसा नहीं था कि सबको इसको सपोर्ट ही करते थे, कुछ लोग थे जो कि इस आइडियोलॉजी के खिलाफ थे। उसमें फ्रैंक बुचमैन जो था, वो था उनका एक मोरल री आर्मामेंट आर्मी था। ये आर्मी कोई सोल्जर नहीं थे। एक्चुअली ये आर्मी जो था, मोरल रिआर्ममेंट आर्मी जो था, ये एक 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 ड्रामा ये प्ले करते थे अलग अलग जगहों पे घूम के। एक यूनिट था जो कि जो जो इसमें बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस थे जो कि अलग अलग जगहों पे जाते थे, और क्या करते थे, इन लोग प्ले करते थे, लाइव ड्रामा करते थे। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि एंटी कम्युनिज्म बिलीफ को फैलाना। एंटी कम्युनिज्म मतलब होता है कि जो जो मैंने बताया था ना कि कम्युनिस्ट बिलीफ था कि एवरीथिंग शुड बी कंट्रोल्ड बाय स्टेट, एवरीथिंग शुड बिलोंग टू सोसाइटी। इस बिलीफ के खिलाफ था, और इनका ये मानना था कि कम्युनिज्म ठीक नहीं है, और एंटी कम्युनिज्म बिलीफ फैला रहे थे सब जगह, ड्रामा के थ्रू, प्ले के थ्रू। और इसी तरह से ये एक बार एमआरए जो होते हैं, एमआरए मतलब मैंने अभी बताया था कि मोरल री आर्मामेंट आर्मी जो था, री आर्मामेंट आर्मी, ये वहाँ पहुँचता है जेमिनी स्टूडियो, और उसे लगता है कि बहुत ही फेमस जगह है, यहाँ पे अगर हम परफॉर्म करते हैं तो अपने आइडिया को और ज़्यादा बेटर वे में प्रेजेंट कर पाएंगे और ज़्यादातर लोगों तक पहुँच पाएगा, क्योंकि एक बहुत ही फेमस इंडिया में स्टूडियो था जेमिनी स्टूडियो। तो वासन जो थे वहाँ के मालिक थे, नंबर वन थे, उनमें उनसे परमिशन लेने के बाद, और ये भी खुश हो जाते हैं कि एक इंटरनेशनल प्ले हम होस्ट करने जा रहे हैं, और तो वो अलाउ कर देते परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। सो आफ्टर स्प्रेडिंग देयर मैसेज थ्रू प्ले, एमआरए वेंट अवे। अब वो क्या होता है कि जेमिनी स्टूडियो में अपना अपना प्ले करता है, ड्रामा करता है, और करने के बाद चला जाता है। और नो डाउट इसका इम्पैक्ट वहाँ के सोसाइटी पर पड़ता है। एवरीबडी इंक्लूडिंग वासन जो फर्स्ट थे
हाईएस्ट अथॉरिटी था उनका वहाँ पे जेमिनी स्टूडियो में, उनको लगा कि शायद इन्होंने हमारा स्टेज को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है अपना मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। दूसरी बात है कि एंड दे फेल्ट चीटेड ऑल्सो, क्योंकि उनको लग रहा था कि इन्होंने इन्होंने एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो है जेमिनी स्टूडियो को यूज़ करके एक गलत मैसेज जो है वो स्प्रेड कर रहे होते हैं। इसकी वजह से अब स्टेफन स्पेंडर जो होते हैं ये आते हैं, ये जेमिनी स्टूडियो में आते हैं, और इनको जेमिनी स्टूडियो होस्ट करते हैं, एक सेलिब्रिटीज होते हैं ये, और वो एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर देते हैं वहाँ पे। वो अपने बताते हैं अपने वर्क के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, एंड फाइनली अबाउट कम्युनिज्म के बारे में बताते हैं वहाँ पे। एक्चुअली जो जो भी उन्होंने बोला, मे बी बिकॉज ही बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर, मे बी ही वाज टॉकिंग इन इंग्लिश, एंड वहाँ के लोग शायद समझ नहीं पा रहे होंगे इस सब चीज़ को अच्छी तरह से, या उनके आइडियोलॉजी को अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा है। तो उनको लग रहा था कि पता नहीं क्या बोल के चलेगा ये, और उन्होंने प्रे करे थे गॉड को कि इस तरह का गेस्ट कभी ना आए, क्योंकि किसी लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। इनफैक्ट एवरीबडी, अशोका मित्रन जो थे उनको भी कुछ समझ में नहीं आया, और सोचते रहे कि जो आई मीन स्पेंसर जो हैं, स्टेफन स्पेंसर जो है, उन्होंने पता नहीं क्या समझा के चले गए, क्या उनका 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 मकसद क्या था आने का। तो बाद में कुछ सालों बाद अशोका मित्रन जो थे जेमिनी स्टूडियो छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद उतना वेल ऑफ नहीं होते हो, और दूसरी बात है कि वो डिसाइड करते हैं कि अब हम अपना जो लक है वो ट्राई करेंगे स्टोरी राइटिंग में, और वो बहुत सारे स्टोरी लिखते हैं। देन ही पार्टिसिपेट, स्टोरी राइटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और करने के बाद कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और वो चाहते हैं कि उनका स्टोरी जो है ब्रिटिश पीरियोडिकल में पब्लिश हो। ठीक है, लेकिन इससे पहले वो चाहते हैं कि ये जान जाए कि जो ब्रिटिश पीरियोडिकल है उसका वो क्या है, कौन चला रहा है उसे, क्या क्या रोल प्ले करता है लाइफ में ब्रिटेन और एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। सो वो इस चीज़ को जानने के लिए ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उन्हें एक वो पीरियडिकल के बारे में पता चलता है कि वो स्टेफन स्पेंडर जो था उसने उन्होंने ये पीरियडिकल शुरू किया है, और इतने वही जो जो सेलिब्रिटी आया हुआ था जेमिनी स्टूडियो में, और वहाँ पे उसने जो लेक्चर दिया था जिसको जो कि किसी को समझ में नहीं आया था, तो उन्होंने इस पीरियडिकल को शुरू किया है। सो अशोका मित्रन जो थे उतना मैंने बताया कि वेल ऑफ नहीं थे, इतना ज़्यादा धनी नहीं थे। तो एक बार वो स्ट्रीट पे, आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे शहरों में स्ट्रीट पे बुक भेजा जाता है, रोड साइड पे बुक्स वगैरह रख के, बहुत महंगे बुक को सस्ते वर्जन वाले बुक बेचे जाते हैं वहाँ पे। तो वो एक बार घूम रहे थे तो उन्हें एक बुक मिला, इसी तरह से स्ट्रीट पे जो सेल किया जा रहा था, गॉड दैट फेल्ड, वो भगवान जो फेल हो गया। एक्चुअली इस ये गॉड दैट फेल मतलब कम्युनिज्म के बारे में बताया गया। गॉड यहाँ पे कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म जब वर्ल्ड में आया था, कार्ल मार्क्स का देन है ये, कार्ल मार्क्स ने फिलोसफी शुरू किया था, और हर आदमी को लगता था कि ये फिलोसफी जो है, ये आइडियोलॉजी एक तरह से गरीबी दूर कर देगा, ये आइडियोलॉजी हर गरीबों को अपलिफ्ट करेगा, एंड दैट इज द रीजन वाई इट इज कॉल्ड गॉड। लेकिन ये गॉड जो है फेल हो जाता है, हाँ, मे बी बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ अदर रीजन। सो उन्होंने वो कॉपी खरीदा, उसमें बहुत सारे और भी इम्पोर्टेंट राइटर के बारे में लिखा हुआ था, और उसमें से एक जो था इम्पोर्टेंट राइटर जो था वो स्टेफन स्पेंडर थे। ठीक है, और इन्होंने कम्युनिज्म के ऊपर लिखा हुआ था, बुक वाज अबाउट कम्युनिज्म। सो तब उन्हें समझ में आया कि स्टेफन स्पेंडर जो वहाँ पे आए थे आपके जेमिनी स्टूडियो में, वो क्या लोगों को बताना चाहते थे, क्या लोगों को कम्युनिकेट करना चाहते थे। एक्चुअली उनको लग रहा था, उनको ये स्पेंडर जो आए थे वहाँ पे, उनका उनका ये जानने का मकसद था कि जो मोरल रीआर्मामेंट आर्मी जो था उसने किस हद तक कम्युनिज्म के खिलाफ वहाँ पे बोला है, और हाँ, और लोगों के ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट है मद्रास के लोगों पे, और इन पर्टिकुलर एंड जनरल, इन जनरल एंड जेमिनी स्टूडियो इन पर्टिकुलर। सो यही था ये स्टोरी। सो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।